कश्मीर का पहलगाम, वहाँ दहशतवादी हल्ला हुआ है। अतः हमें दिखाई पड़ता है धर्मांधी राष्ट्रवाद बनाम भारत राष्ट्रवाद, यह युद्ध दिखाई पड़ रहा है। धर्मांधी राष्ट्रवाद बनाम भारत राष्ट्रवाद, क्योंकि ये जो पहलगाम का दहशतवाद है, ऐसी कई घटनाएं भारत में होती रही है जो धर्मांध राष्ट्रवाद भारत राष्ट्रवाद के बीच का है, वो लड़ाई है। तो हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से कश्मीर राज्य के पहलगाम शहर में हुए दहशतवादी हमले पर लिखने की मेरी बहुत इच्छा रही, परंतु मैं मुंबई नासिक दौरे पर था और मेरा कार्यक्रम भी बहुत व्यस्त था, तो लिखना संभव नहीं हो पाया। पर मेरी संगठन सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल के माध्यम से इस आतंकवादी घटना का मैं विरोध करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। इस आतंकवादी घटना की मैं निंदा भी करता हूँ। मेरी संगठन सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल इस घटना का कभी भी समर्थन नहीं करती। किसी भी आतंकवादी घटना का समर्थन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हमें समझना होगा। और आतंकवाद में जो परिवार की हानि होती है, उसको शब्दों में हम बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। इसी बीच आरएसएस या संघवाद के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, इनका बयान भी सामने आया है। डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं, प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मोहन भागवत जी कहते हैं, प्रजा की रक्षा करना है राजा का कर्तव्य है, और राजा ने उसका अपना कर्तव्य निभाना भी चाहिए, पालन करना चाहिए, और राजा ने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये मोहन भागवत जी का कथन है। वही विरोधी पक्ष में नेता राहुल गांधी, इन्होंने भी सरकार की इस घटना की निंदा करते हुए सरकार के जो भी निर्णय हो गए उसमें वो समर्थन करने की बात कही है। उसने सरकार को घेरा नहीं है। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चले गए, वहाँ एक रैली को उन्होंने उद्बोधन किया। भारत के प्रधानमंत्री बिहार में गए, वहाँ एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वो रैली को रद्द भी किया जा सकता था, क्योंकि घटना की निंदा, जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है। तो नरेंद्र मोदी जी रैली को रद्द भी कर सकते थे, पर रद्द नहीं किया। रद्द किया होता तो बड़ी अच्छी बात हुई होती, संदेश अच्छा गया होता। उसी बीच प्रशासन ने जो शोध मुहिम कड़ी कर दी है, केंद्रीय प्रशासन हो या राज्य प्रशासन, उन्होंने शोध मुहिम कड़ी कर दी है। और जो आतंकवादी इसमें जुड़े हैं उनका घर उद्ध्वस्त किया गया है। तो 3 घर आतंकवादी घर उद्ध्वस्त किए गए हैं, ऐसी घटना भी हमें दिखाई पड़ती है। क्या आतंकवादी का घर उद्ध्वस्त करना ये पर्याय है, उचित पर्याय है? घर में अकेला आतंकवादी नहीं होता, घर में कई सदस्य होते हैं, माँ, बहन, भाई, ऐसे कई होते। एक व्यक्ति उसमें से गलत निकल जाता है,
तब उसकी जो शिक्षा है वो सभी को देना चाहिए। एक आतंकवादी घर में निकला तो उसकी जो शिक्षा है सभी परिवार को देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का घर ही उध्वस्त किया गया है। ये धर्मांध आतंकवाद तो दिखाई पड़ रहा है, हम भारत में धर्मांध आतंकवाद दिखाई पड़ रहा है, पर सरकारी आतंकवाद भी दिखाई पड़ रहा है। ये हमें बड़ा सोच का विषय है। भारत में धर्मांध आतंकवाद है, उसकी निंदा करना चाहिए, परंतु भारत में सरकारी आतंकवाद भी है, हम उसे क्या करना है? क्या वो जो घर उध्वस्त होने के बाद में उनका रहने का ठिकाना नष्ट हो गया है, क्या वो परिवार वालों ने भी आतंकवाद का सहारा लेना चाहिए? क्या वो परिवार आतंकवादी का परिवार ने भी पुनः आतंकवाद को जीवित रखना चाहिए? उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है? यह बहुत सी बातें हैं। तो आतंकवाद को जीवित रखने का जो कार्य है, क्या सरकार भी करने जा रही है? क्योंकि जिस ढंग से सरकार आतंकवाद फैला रही है वो भी उचित नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, जो गुनहगार है उनके घर उध्वस्त किए गए महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस घटना का विरोध किया है, उस पर जजमेंट भी दिया है, उसको गैर कानूनी माना है। फिर कश्मीर में भी यही घटना होती है। अगर सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का उल्लंघन करती है तो सरकारी आतंकवादी हमको ना होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि एक घर आतंक ऐसा गुनहगार का घर गिराना गैर कानूनी है, फिर भी अगर सरकार घर गिराती है वो तो सरकारी आतंकवाद हो गया, कानून का उल्लंघन हो गया। तो इसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून का भी पालन होना चाहिए। सरकार ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सरकार ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रशासन का काम सरकार चलाना होता है और न्याय देना न्यायालय का काम है। न्याय देना न्यायालय का काम है, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ फिर भी इस प्रकार की घटना होती हो तो इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। नहीं तो न्यायालय को ख़त्म कर डालो। अगर तुम्हें इतनी जल्दीबाजी है तो न्यायालय को ख़त्म कर डालो, वो न्यायालय का पावर भी अपने हाथ में ले लो, हुकुमशाही का झंडा गाड़ डालो, हुकुमशाही चला लो ना। प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, वो गई भाड़ में। ये जो घटनाएं हो रही है सरकारी आतंकवाद से लेके, इसका भी समर्थन कभी किया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो यहाँ मेरा प्रवास भी रहा है। मैं 2014 में गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि क्षेत्र में मैं गया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ लद्दाख के जो प्रमुख थे भदंत संघ सेन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया था लद्दाख में। महाबोधि सोसाइटी ऑफ लद्दाख के जो संघ सेन जी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन लद्दाख में किया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, रामदास आठवले, तिब्बत के प्रधानमंत्री यस रिम्पोचे, परम पावन ड्राइकंग कैप्टन टेस्टिंग, ऐसे कई मान्यवर देश विदेश से उस परिषद में आए। मुझे भी निमंत्रण दिया गया, संघ सेन जी ने मुझे भी निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं भी उस परिषद में था।
और परिषद खत्म होने के बाद बलवंत संगर सिंह जी ने हम सभी को लद्दाख के हेमिस मठ, शांति स्तूप, लेह पैलेस, मैग्नेटिक हिल, ऐसे कई जगहों पे उन्होंने घुमाया भी हमें। आठवले भी हमारे साथ में थे, रिम्पोचे जी, तिब्बत के प्रधानमंत्री भी रिम्पोचे हमारे साथ में थे, हम साथ ही घूमे। तो हेमिस मठ का एक इतिहास भी है। हेमिस मठ को हम गए थे, हेमिस मोनेस्ट्री में हम गए। हेमिस मोनेस्ट्री का एक इतिहास भी है जो यीशु क्रिस्त से जुड़ा हुआ है। मेरा यीशु क्रिस्त पे एक लेख आया है, उसमें वो संदर्भ है। तो उस हेमिस मठ में हम गए थे। बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ आयोजन किया गया। हमें खाने का व्यवस्था, हमारे लिए भोजन का भी व्यवस्था वहाँ की गई थी। तो यीशु क्रिस्त जो है वो पढ़ाई के लिए वहाँ रुका था, हेमिस मठ में रुका था। तक्षशिला भी आया, भारत से तक्षशिला भी आया, हेमिस मठ में भी रुका। वहाँ बाद में उन्हें एक कन्या से प्रेम हो गया। हेमिस मठ में एक कन्या थी, उससे प्रेम भी हो गया, उससे विवाह भी किया, जबकि वो नियमानुसार वो विवाह करना शक्य नहीं था, पॉसिबल नहीं था। परंतु यीशु क्रिस्त ये तक्षशिला के राजा थे, उनके जो पुत्र थे राजकुमार, उनके ये संबंधित मित्र थे। तो एक प्रकार से उनका गेस्ट थे होने के कारण यीशु क्रिस्त वो राजा के गेस्ट होने के कारण उन्हें विवाह की अनुमति दी गई। यीशु क्रिस्त बच्चा भी हुआ। फिर यीशु क्रिस्त यरूशलेम गया, वो वहाँ भी गया अपने, फिर उनके क्रूस पे चलाया गया, परंतु वहाँ जीवित बचकर यीशु क्रिस्त ये भारत में आया। इतिहास है, लेकिन जो छुपा है, जो लिखा है वो दिखाई नहीं पड़ता। अन्य किताबों से हमें उसका संदर्भ दिखाई पड़ता है। तो भारत में उसके यीशु के पहले मूसा का संदर्भ आता है। तो मूसा की वो यीशु की जो यीशु का जो कब्र है, मूसा का यीशु कब्र कश्मीर होने का संदर्भ दिया जाता है। मैं दिल्ली से, नागपुर से दिल्ली से लद्दाख बाय फ्लाइट से गया, बाय प्लेन से गया। लेकिन आते हुए मैं लद्दाख से जम्मू कश्मीर से जम्मू बाय रूट गया था, ताकि मैं मैं उनकी संस्कृति देखना चाहता था, कश्मीर को भी देखना चाहता था। तो मैं वहाँ रहा, श्रीनगर में 2 दिन रहा, लद्दाख में तो 3 दिन रहा, कश्मीर में 2 दिन, कश्मीर में 2 दिन रहा। तो जो झील के किनारे एक होटल में रुका था मैं। तो झील के जो कश्मीर का जो झील है श्रीनगर का, उसी के सामने एक होटल में मैं रुका था। और ये कश्मीर के मेरे एक मित्र है जो प्रशासकीय अधिकारी है, वर्ग क्लास वाला ऑफिसर है। उन्हें जब पता लगा कि मैं आया हूँ वो मुझे मिलने श्रीनगर आए। फिर उन्होंने मुझे खाने का निमंत्रण भी दिया, हमने साथ में खाना भी खाया। तो मैं बहुत से कश्मीर एक सुंदरता का खजाना है, भारत का स्वर्ग है कश्मीर, जबकि बुद्धिज्म में स्वर्ग एक संकल्पना नकारी है, लेकिन उस बुद्धिज्म में जिस स्वर्ग की बात नकारा, उसी स्वर्ग, उस सुंदरता को मैं स्वर्ग के रूप में देख रहा हूँ। उस स्वर्ग की संकल्पना मैं नहीं मानता। तो 3 इडियट आमिर खान की मूवी थी, 3 इडियट के जो मूवी में जो स्कूल बताई गई है, उस स्कूल में भी मुझे भेज देने का, लद्दाख में बिठाने का अवसर मिला। उस स्कूल में भी गया, जो 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान का जो संदर्भ दिया जाता है वो पिक्चर, वो स्कूल भी मैं देखा। जहाँ शूटिंग हुई वो शूटिंग में भी मैं वो एरिया में देख के आया। तो कश्मीर का जो मेरा अनुभव है बड़ा अच्छा रहा है। सुंदरता के बारे क्या, कश्मीर की सुंदरता के बारे क्या कहे, आदमी ने एक बार तो कश्मीर जाना चाहिए। सुंदरता का स्वर्ग दिखना हो, भारत का स्वर्ग दिखना तो कश्मीर दिखाई, स्वर्ग ही है कश्मीर है। कश्मीर आज जल रहा है, वो स्वर्ग आज जल रहा है तो वेदना भी हो जाती है।
वेदना भी कर जाती है आदमी को। जब हम भारत का सत्ताधार शक्ति देखते हैं, भारत की सत्ताधार शक्ति और धर्मांध राष्ट्रवाद की बात करती है, भारत की सत्ताधार शक्ति धर्मांध राष्ट्रवाद की बात करती है। भारत आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा साल हो गए हैं। प्रजासत्ताक होने में 75 साल हो गए हैं। भारत प्रजासत्ताक होने में 75 साल हो गए हैं। फिर भी भारत राष्ट्रवाद हम भारत में नहीं लुझा पाए। इसी जवाबदेही नीति सरकार की है, सत्तावाद की है। भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय या संचालनालय अभी तक बना नहीं है। भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय या संचालनालय भी नहीं बना, ना बजट में कोई प्रावधान है। तो भारत राष्ट्रवाद हम जिंदा कैसा कर सकते हैं? अब भारत राष्ट्रवाद लोगों को भी दिल में हम कैसे जगा सकते हैं? ये भी हमारा सामने सवाल है कि सत्ता कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सत्तांतर और धर्मांध राष्ट्रवाद का समर्थन की बीच घुस रही है सत्ता पे आने के लिए। तो भारत राष्ट्रवाद दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। वही मोहनदास, कांग्रेस के पितामह मोहनदास गांधी, भारत के प्राचीन विचारविद भर्तृहरि, संघवाद के तत्कालीन प्रमुख के सुदर्शन, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशालय कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने मोहनदास गांधी, भर्तृहरि या के सुदर्शन, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशालय कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर उन्होंने भारतीय राजनीति को विशालय कहा है तो राजनीति में जो काम करने वाले वो कौन हो गए? वेश्या हो गए। राजनीति में जो काम कर रहे हैं वेश्या ही हो गए। वेश्या का व्यवसाय क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। वही प्रजातंत्र हम देखते, डेमोक्रेसी, और भारत माता का भी संदर्भ देखते हैं, वो बलात्कार होते दिखाई पड़ रहा है। प्रजातंत्र पे बलात्कार हो रहा है, भारत माता पे बलात्कार हो रहा है। और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, वो तो प्रजातंत्र पे बलात्कार करते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़, वो तो प्रजातंत्र पे बलात्कार कर रहे हैं, भारत माता पे बलात्कार करे जा रहे हैं। ऐसे कई राजनेता वही काम कर रहे हैं। तो बलात्कारी भी है, ये बलात्कारी पुरुष भी है। तो ये जो जितने भी नेता है वो देशभक्त नहीं हो सकते। जितने भी नेता वर्ग है वो देशभक्त नहीं हो सकते, वो देशद्रोही है, ये सत्ता के देशद्रोही है। इन्हें देश से कोई लगाव नहीं है, इन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है। वही बात राज्यपाल भी है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, उनकी वही स्थिति है। उन्हें वो भारत सरकार के दलाल के रूप में काम करते हैं एक दृष्टिकोण से। राज्य का प्रमुख है तो उन्होंने राज्य के अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, पूरा जो संविधानिक कार्य करना चाहिए, वो नहीं होता, दिखाई पड़ता। वही भारत में विद्वान लोग है, बड़े विद्वान लोग है, होशियार लोग है, ईमानदार लोग है। अच्छे विद्वान लोगों को न राज्यपाल बनाया जाता है, न राजनीति में राज्यसभा में भेजा जाता है, क्योंकि होशियार है, विद्वान है, ईमानदार है। इन जो नेता लोग हैं, इनके जी हुजूर दलाल चाहिए, इन्हें जी हुजूरी करने वाले दलाल चाहिए। होशियार लोग नहीं चाहिए, विद्वान लोग नहीं चाहिए, प्रामाणिक लोग, ईमानदार लोग नहीं चाहिए। तो भारत का जो स्ट्रक्चर है हम अच्छा कैसे बना सकेंगे? विकास भारत को हम कैसे बना पाएंगे? मणिपुर जलेगा ही, मणिपुर जला, कश्मीर जला, ऐसे कई लोग जल रहे हैं भारत में, फिर भी भारत धर्म राष्ट्रवाद चल रहा है। ये राजनीति का जो वेश्याकरण हुआ है, राजनीति की वेश्याकरण की भी कर सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत भारत के लिए दुखदायी घटना है। राजनीति का वेश्याकरण होना या बलात्कारीकरण होना, ये भारत के लिए बड़ी दुखदायी घटना है। और हम विकास भारत कैसा बना पाएंगे? ऐसा जब बलात्कारीकरण होता है राजनीति का या वेश्याकरण होता है तो हम विकास भारत कैसा बना पाएंगे? विकास भारत बनाने के लिए ईमानदार लोग होना चाहिए,
प्रामाणिक लोग होना चाहिए, विद्वान लोग होना चाहिए। इन लोगों को तुम जगह ही नहीं दे रहे हो। तुम्हें जी गुजरी करने वाले लोग चाहिए। राज्यपाल भी ऐसे लोगों को नहीं बनाया जाता। आयोग के कोई अध्यक्ष है, उनको ऐसे लोग विद्वान लोगों ने बनाया जाता है। बस हुजूरी की ड्यूटी करने वाले लोग वो बन जाते हैं। तो भारत राष्ट्रवाद का ये जो सवाल है, ये केवल दिवा सपने ही दिखा पड़ रहा है। भारत राष्ट्रवाद केवल दिवा सपना है, वो व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो हमारे लिए दुख की बात है। हमें भारत राष्ट्रवाद जगाना होगा, हमें भारत राष्ट्रवाद जगाना होगा, विकास भारत को जाना होगा। इसी शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।